नरेंद्र मोदी ने आज एक ब्लॉग लिखा। ब्लॉग में उन्होंने ये कहा कि मुझे कभी भी 100 दिनों का सुख नहीं मिला। 100 दिनों का सुख इस लिहाज से कि उन्होंने कहा कि मेरी सरकार को 30 दिन भी पूरे नहीं हुए, लोगों ने आलोचना करनी शुरू कर दी। पहले की सरकारों को 100 दिन का हनीमून पीरियड मिलता था, मुझे तो ऐसा नहीं हुआ, 100 घंटे में ही आलोचना शुरू हो गई। कुछ मायनों में अगर देखें तो वाकई नरेंद्र मोदी के साथ ऐसा हुआ है, पर जनता करे भी तो क्या। मोदी उनके लिए करिश्मा का दूसरा नाम है। उनसे जादू की उम्मीद लगी है कि वो एक बार छड़ी घुमाएंगे, महंगाई छू मंतर। वैसे मोदी कोशिशें कर रहे हैं, बैठकें चल रही हैं और इस महीने के अंत में वो केदार धाम के दर्शन के लिए भी जाएंगे कि अगर कुछ न चले तो कम से कम बाबा के आशीर्वाद से ही सब कुछ सही हो जाए। केदार से गुहार, ईश्वर की मनुहार कि बरसे फुहार और कम हो महंगाई की मार। बैठकें, मंथन, मीटिंग तो चलती रहेंगी, पर मोदी अब 30 तारीख को केदारनाथ के दर पर जाने वाले हैं। शायद लोगों को उनसे जिस चमत्कार की उम्मीद है वो भोले बाबा ही कर दें, क्योंकि महंगाई के मुद्दे को उठाकर देश के सबसे दिलचस्प चुनाव जीतना अपनी जगह है, उस मुद्दे पर काबू पाना दूसरी बात। महंगाई गई, महंगाई गई, महंगाई कम हुई। न महंगाई गई न महंगाई कम हुई, न कोई ऐसे संकेत दिख रहे हैं, पर मंशा दिख रही है, कोशिशें नजर आ रही हैं, सरकार की बेचैनी भी प्रत्यक्ष है। आज बैठकों के लंबे दौर की माथापच्ची में जनता की जेब को बचाने का खाका तैयार होता रहा। महंगाई पर मीटिंग हुई, मॉनसून के मूड पर चर्चा हुई, खाद्य सुरक्षा पर भी विमर्श हुआ। इस बैठक में गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली, कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह, रामविलास पासवान, जल संसाधन मंत्री उमा भारती शामिल थे। मौसम विभाग ने बताया कि जून में भले ही आसमान सूना रहा, जुलाई और अगस्त में इसकी भरपाई हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने जलाशयों और खाद्य भंडार का जायजा लिया, निर्देश दिए कि मौजूदा जल संसाधनों का भरपूर इस्तेमाल हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाए। कृषि मंत्रालय ने 500 जिलों के लिए जो कंटिंजेंसी प्लान तैयार किया, उसका भी जायजा लिया। पीएम ने इस बात पर जोर दिया कि जिला स्तर पर योजनाओं के केंद्र में जिला प्रशासन ही रहे। पीएम ने कृषि क्षेत्र को पर्याप्त ऊर्जा और बीज मुहैया कराने पर जोर दिया। महंगाई की समीक्षा करते हुए ये देखा गया कि कदम रंग ला रहे हैं। चावल का स्टॉक बाजार में पहुंच रहा है और दिल्ली में अब प्याज की कमी नहीं है। राज्यों को जमाखोरों और कालाबाजारियों पर जल्द कार्रवाई के लिए स्पेशल कोर्ट बनाने के लिए भी कहा गया। मोदी सरकार को देश की कमान तो मिली, लेकिन साथ में जो हालात मिले वो चुनाव जीतने से कहीं कठिन है। एक तरफ महंगाई है, दूसरी तरफ सुस्त विकास। आर्थिक बदलाव मोदी का सबसे बड़ा वादा था, आज वही सबसे बड़ी चुनौती है। इस देश की जनता के लिए मोदी नाम था किसी चमत्कार का। मोदी अभी भी एक ऐसी उम्मीद का नाम है जो पलक झपकते लोगों के दर्द दूर कर दे। पर जादू की छड़ी में शक्ति कुछ कम है। शायद मोदी भक्ति से उस शक्ति को हासिल करने की कोशिश करने वाले हैं। दिल्ली में बालकृष्ण के साथ आज तक ब्यूरो। दरअसल महंगाई पर काबू के रास्ते में बहुत बड़ा रोड़ा है मॉनसून। इस बार जून के महीने में जितनी बरसात अब तक हुई है पिछले 100 साल में सबसे कम है। 10 दिन में 1 इंच आगे नहीं खिसका है मॉनसून। बहरहाल एक और ये कदम है जिस पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है, दूसरी तरफ वो चीजें हैं जो सरकार की तरफ से उठाई जा रही हैं। क्या कुछ किया गया है जब से मोदी सरकार आई है, वो आपको दिखाते हैं। दुरुस्त होना है तो दवा जरूरी है, पर अच्छे दिनों की कड़वी दवाई में सिरप की मिठास घोला जाना भी उतना ही अनिवार्य है। जनता को मोदी से करिश्मे की उम्मीद थी, और वो भी पलक झपकते ही, वरना 30 दिन में किस सरकार के कामकाज का ऐसा विश्लेषण हुआ है। हर सरकार के पास मीडिया के मुताबिक एक हनीमून पीरियड होता है। पिछली सरकारों के पास ये सुविधा थी और उनका हनीमून पीरियड 100 दिन तक का था, लेकिन जाहिर तौर पर मेरे पास ये सुविधा नहीं थी। 100 दिन छोड़िए, मुझ पर 100 घंटे के अंदर ही कई आरोप लगने लगे। लेकिन राष्ट्रहित के लिए काम करते वक्त ऐसी बातें मायने नहीं रखती। जिस कांग्रेस पर भ्रष्टाचार और महंगाई के ऐसे आरोप थे कि जनता ने 2 अंकों में समेट दिया, वही कांग्रेस बढ़ चढ़कर बीजेपी से जवाब तलब कर रही है। दरअसल पहला मुद्दा मोदी सरकार ने खुद ही परोसा, जब माल भाड़े में 6.5 और यात्री किराए में 14% का इजाफा कर दिया।
इस बात पर बहस हो सकती है कि एक साथ इतने इजाफे को क्या टाला नहीं जा सकता था। इस बात पर भी बहस हो सकती है कि बढ़ा माल भाड़ा महंगाई को और कितना बढ़ा सकता है। पर यह बात भी सच है कि हर चीज की बढ़ती कीमतों के बावजूद किराया न बढ़ाने का खामियाजा क्या रेलवे नहीं उठा रहा था, और घूम फिरकर क्या जनता ही त्रस्त नहीं थी। जब 16 मई को हमने ये डिसीजन लिया तब हमको ये बताया गया कि अभी नहीं, आप नई सरकार के सामने प्रस्तुत करें। नई सरकार ने जो पुराना डिसीजन 16 मई के शाम को बढ़ावा रोकने का लिया वापस किया था, उसको केवल वापस किया है। नई सरकार ने कोई नए बढ़ावा की वो रेट ज़्यादा वो नहीं लगाए अपनी तरफ से, जो पहले से थे उसी को बरकरार रखा है। तर्क चाहे जो भी हो, फैसला चाहे कुछ लोगों को फिलहाल कबूल भी हो, लेकिन लोगों की जेब पर बोझ बढ़ा है। राहत कहीं से नहीं मिल रही। मॉनसून ने भी लोगों का हाल बेहाल कर रखा है। खाने पीने की चीजों की कीमतें काबू में नहीं है। चीनी के दाम से मिठास ही गायब। पर सरकार की कोशिशें कायम हैं। पिछले हफ्ते ही सरकार ने महंगाई पर काबू पाने के लिए कई बड़े फैसले किए थे। आलू और प्याज के निर्यात पर रोक लगाई गई थी। खुले बाजार में 50 लाख टन चावल बेचने का फैसला किया गया था। राज्यों को जमाखोरों और काला बाजारियों पर सख्त कार्रवाई करने को कहा गया था। एक तरफ ये कदम थे, दूसरी तरफ महंगा रेल सफर, सो नाराज जनता को मनाने के लिए फिर मरहम लगाना पड़ा। फैसला किया गया कि रसोई गैस की कीमतें 3 महीने तक नहीं बढ़ेंगी और केरोसिन भी महंगा नहीं होगा। इसके अलावा ये भी ऐलान हुआ कि कार और बाइक की कीमतें जस की तस रहेंगी। दिसंबर तक ऑटोमोबाइल और उपभोक्ता वस्तुओं पर छूट जारी रहेगी। इन सभी कदमों की समीक्षा गुरुवार को हुई बैठक में की गई और साथ ही कुछ और फैसलों की घोषणा हुई। ये बताया गया कि भोजन सुरक्षा एक्ट लागू रहेगा, बीज और खाद पर सब्सिडी जारी रहेगी, जमाखोरी पर विशेष अदालत का प्रस्ताव रखा गया, हर खाद्य गोदाम में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा और बारिश से बचने के लिए अनाज संरक्षण योजना की जाएगी। राजनीति में आलोचना आम है, पर सरकार को आम लोगों का दिल जीतना है और इसके लिए जरूरी है कि वक्त रहते हालात सुधरें। आज तक ब्यूरो। दरअसल महंगाई घटानी है, विकास बढ़ाना है, ये संतुलन बहुत मुश्किल है। उस पर दिक्कत ये कि एक चरमराती अर्थव्यवस्था की विरासत है और आसमान में सन्नाटा है। इस बीच मोदी करें तो क्या करें? फिलहाल तो वो केदारनाथ जा रहे हैं, ईश्वर के दर पर जा रहे हैं। केदारनाथ मंदिर का जो परिसर है उसको आधुनिक रूप से निर्माण करने के लिए गुजरात पूरी जिम्मेवारी लेने के तैयार है। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जो सूचनाएं होगी उसका भी हम पालन करेंगे और पूरा परिसर आधुनिक बनाने के लिए गुजरात ऑफर किया है। कभी सरदार पटेल ने सोमनाथ का पुनरुद्धार किया था, उसी तरह पिछले साल आपदा में क्षतिग्रस्त हुए केदारनाथ का जीर्णोद्धार नरेंद्र मोदी करना चाहते थे। हालांकि तब उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने उनकी पेशकश को ठुकरा दिया। मोदी पुनर्निर्माण तो नहीं कर पाए थे, लेकिन इस महीने की 30 तारीख को बाबा के दर्शन के लिए जरूर जा रहे हैं। त्रासदी देखिए कि पिछले साल जिन मोदी के वहां जाने पर ही रस्साकशी हुई, आज उनकी केदार यात्रा की तैयारियों में उत्तराखंड सरकार दिन रात एक किए हुए है। प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के लिए केदारनाथ मंदिर के पीछे हेलीपैड का निर्माण 28 जून तक पूरा हो जाएगा। इसी दिन गृह मंत्री राजनाथ सिंह केदारनाथ पहुंचेंगे। राज्य सरकार इस कोशिश में है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के सामने आपदा प्रभावित क्षेत्रों और पर्वतीय क्षेत्रों की समस्याओं को जोर शोर से उठाया जाए और इसके साथ ही ये दबाव भी है कि प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण कार्य को तेज किया जाए। मोदी जब आपदा के बाद राज्य में गए थे तो पेशकश की थी कि केदारनाथ मंदिर पुनर्निर्माण का जिम्मा गुजरात सरकार को दिया जाए। उन्होंने कहा था कि वो अत्याधुनिक तरीके से निर्माण कराएंगे। मोदी से पहले और किसी ने इस तरह के सहयोग का प्रस्ताव नहीं दिया था। दरअसल मोदी का केदार से रिश्ता पुराना है। मोदी जब राजनीति में नहीं थे तब गरुड़ चट्टी की एक गुफा में एकाग्रता और आत्मविश्वास की वृद्धि के लिए 2 सप्ताह से ज्यादा बाबा केदारनाथ की साधना की थी। मोदी की आस्था अब भी गहरी है। प्रधानमंत्री के तौर पर पहली बार वो केदारनाथ जाएंगे, ईश्वर का आभार जताएंगे
तो साथ ही ये आशीर्वाद भी मांगेंगे कि उनसे उम्मीदें लगाए आवाम की प्रार्थना को पूरा करने की ताकत भी दें। दिल्ली में दीपक शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने जो खाद्य सुरक्षा कानून है उसे गरीबों के लिए बेहद अहम बताया है। कहा है कि 1 साल के भीतर सभी राज्यों को इसे लागू कर लेना चाहिए। फूड सिक्योरिटी एक्ट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट है, बहुत ही गरीबों के लिए लाभदायक है और जिसको कहा गया कि ये जीने का अधिकार या भोजन का अधिकार इससे मिलता है। एक्ट है ये 5 जुलाई को जो है 5 जुलाई से 2013 से लागू है, जबकि सितंबर में 5 जुलाई को जो है अध्यादेश जारी हुआ था और सितंबर में जो है ये एक्ट बना था, लेकिन हुआ कि 5 जुलाई से ही लागू होगा। तो एक बहुत लंबी बैठक चली थी जिसमें खाद्य सुरक्षा को लेकर चर्चा हुई थी, मॉनसून जो देरी से आ रहे हैं उसके बारे में चर्चा हुई, महंगाई पर चर्चा हुई। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद नरेंद्र मोदी के जो आलोचक हैं वो उन पर बरसते रहते हैं। वो सवाल उठाते हैं कि मोदी सरकार ने आखिर 30 दिनों में क्या किया है। अब मोदी की जो भड़ास थी वो निकली एक ब्लॉग के जरिए। उन्होंने कहा कि चूंकि राष्ट्र हित की बातें हैं इसीलिए वो अपनी तरफ से इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से उनकी सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है वो सही नहीं है। अमूमन जो सरकारें होती हैं उन्हें कम से कम 100 दिन का हनीमून पीरियड दिया जाता है और अगर हम पिछले 2 यूपीए सरकारों को देख लें तो वाकई ये बात ध्यान में भी आती है। लेकिन कटाक्ष मोदी सरकार पर किए जाते हैं अच्छे दिन को लेकर, और अच्छे दिन कब आएंगे को लेकर वो लोग खुद भी आलोचना करते हैं जो जिम्मेदार हैं, जिनकी वजह से अच्छे दिन थे नहीं हिंदुस्तान में। नरेंद्र मोदी ने अपने ब्लॉग में क्या क्या लिखा है वो सारी चीजें दिखाते हैं आपको। देश में मोदी सरकार ने 30 दिन पूरे कर लिए हैं। 14 के चुनाव में देश की जनता ने जिस बदलाव पर मुहर लगाई थी, अब उस बदलाव के फायदे और फल के इंतजार का वक्त है। आज हिंदुस्तान का हर सजग नागरिक ये जानने की जुगत में है कि देश में जो बदलाव की बयार बही थी, उन्होंने दिल्ली के ताज के लिए जिस नरेंद्र दामोदर दास मोदी के नाम पर मुहर लगाई थी, क्या उस मोदी सरकार ने देश की जनता की सुध ली? जनता की कयासबाजियों के बीच खुद प्रधानमंत्री मोदी ने ही अपने 30 दिन के कामकाज का हिसाब दे दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सरकार के 30 दिन पूरे होने के मौके पर ट्विटर लिखा, ब्लॉग लिखा और अपने कामकाज का हिसाब देने के साथ साथ मीडिया के चुभते सवालों पर भी दिल की बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, हर सरकार के पास मीडिया के मुताबिक एक हनीमून पीरियड होता है। पिछली सरकारों के पास ये सुविधा थी और उनका हनीमून पीरियड 100 दिन तक का था, लेकिन जाहिर तौर पर मेरे पास ये सुविधा नहीं थी। 100 दिन छोड़िए, मुझ पर 100 घंटे के अंदर ही कई आरोप लगने लगे। लेकिन राष्ट्रहित के लिए काम करते वक्त ऐसी बातें मायने नहीं रखती। अच्छे दिनों का वायदा, बड़े बड़े सपने। प्रधानमंत्री मोदी को एहसास है जनता की उम्मीदों का, इसीलिए वो जनता से सीधे जुड़ना चाहते हैं। वो क्या कर रहे हैं वो बताना चाहते हैं। ब्लॉग भी लिख रहे हैं, ट्वीट भी कर रहे हैं। 1 महीना कम वक्त होता है, ये भी एहसास करा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ब्लॉग में ये भी लिखा, हमारी पूरी टीम, हमारे हर मंत्री ने एक एक पल जनता का हित सोचने में लगाया है। हमारी सरकार ने अब तक जितने भी फैसले लिए हैं वो राष्ट्रहित में लिए हैं। पिछले कुछ दिनों में मंत्रियों, अधिकारियों ने जो प्रेजेंटेशन दिए हैं वो लाजवाब है। प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार के 1 महीना पूरा होने के मौके पर अपनी टीम की पीठ थपथपाई तो जनता का शुक्रिया भी कहा, लेकिन ये नहीं बताया कि अच्छे दिन के लिए देशवासियों को कब तक इंतजार करना होगा। सरकार के पैरोकार कहते हैं अच्छे नतीजों के लिए थोड़ा वक्त तो दीजिए, लेकिन विपक्ष तुरंत रिजल्ट चाहता है। पिछले 10 साल के अंदर जो कुव्यवस्था थी, कुशासन था, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी, उसको 1 दिन में ठीक नहीं कर सकती है। इसलिए जाहिर तौर पर नई सरकार को समय देना पड़ता है। प्रधानमंत्री के ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं बैठती है जो हनीमून पीरियड देता हो न देता हो। हमें इससे कोई वास्ता नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी कैसे सरकार चलाएं। ये आपको देश के लोगों ने मैंडेट दिया है। देश के लोग तो सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि जो वादे आपने किए थे, जिन अच्छे दिनों का वादा आपने किया था, वो कब से शुरू होंगे। मोदी सरकार ने 30 दिन पूरे किए हैं। सरकार अच्छे नतीजों के लिए और वक्त चाहती है, लेकिन इस 30 दिनों में ही मोदी सरकार के फैसले ने रेल महंगी कर दी, चीनी कड़वी कर दी। ये नहीं सोचा कि कड़वे फैसले झेलने के लिए जनता को भी कुछ संभलने का मौका देती। कुमार विक्रांत के साथ आज तक ब्यूरो।
दरअसल जनता और बुद्धिजीवियों के ख्यालात में थोड़ा सा फर्क है। जनता अभी उन्हें और वक्त देने के मूड में है। मोदी ने ब्लॉग के जरिए इसे ही भुनाया है। बहरहाल अब दिखाते हैं गृह मंत्री राजनाथ सिंह के प्रेजेंटेशन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको। राजनाथ ने गृह मंत्रालय की प्राथमिकता और जिन मोर्चों पर उन्हें काम करना है, किस तरीके से किया गया है, उन सारी चीजों को इसमें जिक्र किया है। राजनाथ ने गृह मंत्रालय की प्राथमिकता, कार्रवाई किन मोर्चों पर की जाएगी, उसकी योजना तैयार की है। इसके मुताबिक पुलिस बल के आधुनिकीकरण के बारे में उन्होंने बताया है। पुलिस सुधार लागू किया जाएगा, यह बताया है। पुलिस बल की क्षमता बढ़ाई जाएगी। अंतरराज्यीय जोनल परिषद को रिवाइव किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य करने पर भी जोर है। विस्थापितों को घाटी में भेजने की कोशिश होगी। असम में उल्फा और NSCN से समझौते की कोशिश होगी। वहां से भटके युवाओं के लिए सहायक बटालियन बनाने की कोशिश होगी। गैर कानूनी प्रवास रोकने पर भी जोर होगा। ये एक्सक्लूसिव खाका है उन सारी बातों का जो राजनाथ सिंह ने सामने रखी हैं। राजनाथ सिंह ने जो बातें प्रेजेंटेशन में जो तैयार की हैं। बहरहाल जिक्र हम DU का करते हैं, क्योंकि DU का पेच अभी भी फंसा हुआ है। DU के नए प्रस्ताव से आस तो जगी है, लेकिन UGC स्टैंडिंग कमेटी की बैठक टल जाने से मामला फिर खिसक गया। छात्र आज भी मायूस हुए, लेकिन DU में हंगामा जारी रहा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिले का मसला सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा है, लेकिन इस गफलत में मीडिया निशाना जरूर बन रही है। DU के PRO और दिल्ली पुलिस ने मीडिया को हद में रहने की चेतावनी दे दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे यूनिवर्सिटी के प्रवक्ता मलय नीरव पत्रकारों के सवालों पर भड़क गए। वहीं दिल्ली DSP साउथ ACP त्यागी ने छात्रों के प्रदर्शन का गुस्सा मीडिया कर्मियों पर निकाला। हंगामे भरे दिन का एंटी क्लाइमेक्स ये रहा कि आज भी दाखिले का मसला सुलझ नहीं पाया। DU के नए प्रस्ताव पर शाम को होने वाली UGC स्टैंडिंग कमेटी की बैठक चेयरमैन देवराज की तबीयत खराब होने की वजह से टल गई। नए प्रस्ताव में DU ने कुछ नए फॉर्मूले पेश किए हैं। फॉर्मूला नंबर 1, FYUP में बदलाव। फॉर्मूला नंबर 2, 3 साल का ऑनर्स कोर्स। फॉर्मूला नंबर 3, BTech कोर्स 4 साल के हों। फॉर्मूला नंबर 4, फाउंडेशन कोर्स में बदलाव संभव। फॉर्मूला नंबर 5, नए सिरे से आवेदन की जरूरत नहीं। हर ऐसे छात्र का नामांकन एक ऑनर्स कोर्स में किया जाएगा जो 3 वर्षों का पाठ्यक्रम होगा, और इस प्रकार से नए तौर पर नामांकन के लिए आवेदन या रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। नए प्रस्ताव से DU में दाखिले का पेच सुलझता तो दिख रहा है, लेकिन विरोध थम गया है ऐसा भी नहीं है। अगर आप कह रहे हैं कि UGC को इस टाइम पे इंटरवीन नहीं करना चाहिए और गैर कानूनी काम चलने देना चाहिए, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के 4 साल का कोर्स चलाना चाहिए जो अनऑथराइज्ड है, तो मैं आपसे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। अगर अभी तक इलीगैलिटी चल रही थी जो पिछली सरकार के निगरानी में, तो उसको तुरंत जितनी जल्दी खत्म किया जाना चाहिए। एडमिशन के लिए चक्कर लगाने वाले छात्रों के लिए आज का दिन भी राहत लेकर नहीं आया। कल UGC ने सारे कॉलेजेस को डायरेक्ट किया कि अपने एडमिशन प्रोसेस को शुरू कीजिए, लेकिन कॉलेजेस अब तक कंफ्यूज्ड हैं कि आखिर उन्हें क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि DU की तरफ से अब तक पूरी तरह साफ नहीं हो पाया है। ऐसे में कैंपस में जो छात्र पहुंच रहे हैं उनकी परेशानी खत्म नहीं हो रही है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ फ्रेशर्स हैं, वो छात्र जो DU में पढ़ने आए थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना सपना होता है, बहुत मेहनत करते हैं हम 12वीं में, लेकिन जो पिछले 2-3 दिनों से हो रहा है, कितनी परेशानी हो रही है आपको DU में एडमिशन लेने के लिए? आप बिल्कुल कंफ्यूज्ड हो? बहुत रात को टीवी में सुना कि UGC ने फरमान आदेश दिए हैं, तो इसलिए आज सुबह 6 बजे उठ के आए एडमिशन के लिए, लेकिन यहाँ पे तो सब कुछ उल्टा है, कुछ कोई एडमिशन वगैरह। खत्म करो। 4 साल के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के बहाने सियासत भी खूब खेली जा रही है। छात्र नेता VC के खिलाफ नारेबाजी में लगे हैं। VC पीछे हटने को तैयार नहीं है, जबकि UGC सरकार के साथ कदम ताल कर रही है। दाखिले के लिए हैरान परेशान छात्रों की सुध लेने की फुर्सत किसी को नहीं। उपासना बख्शी के साथ अमित चौधरी, दिल्ली आज तक।